प्लेट वन पे हम लोग रोबोटिक्स कर रहे थे और रोबोटिक्स में अभी मैंने बोला था कुछ चीज़ें रह गई, आधी तो हो गई थी, आधी और रह गई हैं। तो आज रोबोटिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में पूरा। और रोबोटिक्स पे हम लोग मेडिकल एप्लीकेशन कर रहे थे, है ना। सो मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स। देखो, रोबोट्स के मेडिकल एप्लीकेशन में हम लोगों ने 3 डायमेंशंस देखे थे। एक मैंने कहा था रोबोटिक सर्जरी डिवाइस, और मैंने बात बता दी थी कि रोबोटिक सर्जरी डिवाइस कैसे काम करते हैं। और मैंने एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस का नाम भी लिख दिया था कि अगर ये क्वेश्चन आपके मेंस में आता है तो आप दा विंची सर्जिकल सिस्टम का नाम लिख लेना, ठीक है। दा विंची सर्जिकल, थोड़े नंबर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। वैसे भी देयर इज नो क्वेश्चन इन योर पेपर फ्रॉम रोबोटिक्स इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, सो दोस क्वेश्चन यू पीएससी हैज, इट इज ओनली एंड ओनली इन योर मेंस पेपर, ओके। इसके अलावा दूसरा हमने देखा था दैट वाज नैनो रोबोट्स। दूसरा हमने देखा था नैनो रोबोट्स, जिनको शॉर्ट्स में हम कहते हैं नैनोबोट्स। इन शॉर्ट्स वी आर कॉलिंग देम एज ए नैनोबोट्स। और यहाँ मैंने कहा था एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट यू ऑलरेडी हैव सीन इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम था आर्टिवेटिक डेटा लैब, शायद याद होगा। और मैंने कहा था एआई के एग्जाम्पल जो हैं वो रोबोटिक्स में भी यूज़ किए जाएंगे। तो आर्टिवेटिक डेटा लैब, मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मतलब क्या क्या चीज़ें इनके अंदर आप रख सकते हैं। और तीसरा वी कैन कीप हियर एज अ प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स। तीसरा हम यहाँ ले सकते हैं प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स। प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स में अगर आप जाओ तो आपको यहाँ मिलेगा जैसे एक बायोनिक मैन है, वो एक एग्जाम्पल है बायोनिक मैन, ओके, दैट आई विल शो यू, वेट, है ना। बायोनिक मैन क्या है? बायोनिक मैन मैं अभी आगे बताऊंगा, वेट। तो प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स में बायोनिक मैन है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको यू पीपल विल डिस्क्राइब इन योर मेंस, ठीक है। इनको आपको डिस्क्राइब करना होगा। देखो, पहले तो दा विंची सर्जिकल सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा रोबोटिक सर्जरी डिवाइस है, दोज विल डू ऑपरेशंस, और ये इन्वेसिव सर्जरी नहीं है ना। इसके लिए एक टर्म मैं लिख रहा हूँ, इट इज नॉट एन इन्वेसिव सर्जरी। इट इज नॉट एन इन्वेसिव सर्जरी, यानी ये बड़े लेवल की सर्जरी नहीं है। सो इट इज नॉट एन इन्वेसिव सर्जरी, ये बड़े लेवल की सर्जरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल साइज ऑफ निडल्स विल गो इनसाइड योर बॉडी एंड दे डू ऑल द सर्जरीज एंड ऑल। छोटे छोटे निडल्स होते हैं, बॉडी में जाते हैं, जैसे नॉर्मल सर्जरी में आपका पूरा स्टमक वगैरह कट करते हैं, निकालते हैं, खोलते हैं, एंड देन डू द सर्जरीज एंड ऑल। तो उसमें काफ़ी ट्रॉमा है, काफ़ी पेन है, हॉस्पिटल टाइम ज़्यादा होगा, एंड आपको लंबे समय रखना होगा। इवन पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ये जो चीज़ें होती हैं, दैट ऑल प्रॉब्लम विल रिजॉल्व इन द केस ऑफ रोबोटिक सर्जरी, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट्स हैं, इनको जब आप पढ़ेंगे एक बार बुक में, सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं, रोबोटिक सर्जरी में जैसे आज भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, कल मैंने बोला भी था प्रीवियस लेक्चर में, जैसे गॉल ब्लैडर, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर्स, जैसे आर्थराइटिस, जैसे हिस्टेरेक्टोमी, ये सब ऑपरेशंस हैं। हिस्टेरेक्टोमी जो आज भारत में चल रहे हैं, हिस्टेरेक्टोमी, ये सब भारत में चल रहे हैं, ठीक है। रोबोटिक सर्जरी, इन सबके ऑपरेशंस आज रोबोट से किए जाते हैं। सो गॉल ब्लैडर, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, आर्थराइटिस, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी रिमूवल ऑफ ओवरी को कहते हैं, किसी को ओवरियन यूट्रस कैंसर है तो उस केसेस वगैरह में हिस्टेरेक्टोमी वगैरह यूज किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के ऑपरेशंस, आंखें, मोतियाबिंद वगैरह जो होती है, गॉट इट। इस तरह के सारे ऑपरेशंस जो होते हैं ये रोबोटिक सर्जरी डिवाइस से किए जाते हैं, गॉट इट। तो एक तो ये मैं आपको जिसके बारे में अच्छा खासा लिख सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, रोबोटिक सर्जरी डिवाइस के साथ वी पीपल कैन परफॉर्म टेली सर्जरी ऑल्सो, है ना। इसके साथ हम लोग टेली सर्जरी भी कर सकते हैं, गॉट इट। इसके साथ हम लोग टेली सर्जरी भी कर सकते हैं।
सो इसके साथ वी कैन ऑल्सो परफॉर्म टेली सर्जरी. ओके, टेली सर्जरी. अब जैसे टेली सर्जरी क्या होता है, हम दूर से सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं. टेली का मतलब डिस्टेंट होता है, दूरी को रिप्रेजेंट करता है टेली. गॉट इट. टेली टर्म रिप्रेजेंट एज अ डिस्टेंट. और सर्जरी ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, सर्जरी टर्म डिफाइन एज अ सर्जरी. सर्जरी टर्म वैसे भी सर्जरी को डिफाइन करता है? मेरे ख्याल से तो सही है ना. थोड़ी देर और ट्राई कर लेते हैं. एक तो डिस्टेंट हो गया और दूसरा हो गया सर्जरी. सर्जरी मतलब दूर से आप सर्जरी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? जैसे आप चाहें तो ब्रॉडबैंड के थ्रू यूएस का कोई डॉक्टर इंडिया में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. ब्रॉडबैंड के थ्रू यूएस का कोई डॉक्टर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. डॉक्टर को ये लगेगा कि ही इज डूइंग ऑपरेशंस, बट डॉक्टर के सारे फिंगर्स वगैरह जो हैं वो रोबोट के ग्रिपर से कनेक्टेड होंगे. सो परफॉर्मिंग दिस एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर इज इमटेरियल. मतलब ज़रूरत नहीं है. और वो ब्रॉडबैंड के थ्रू रोबोट्स होगा, वो ऑपरेशन कर रहा होगा और उस रोबोट्स को जो होगा डॉक्टर परफॉर्म करा रहा होगा अमेरिका में बैठकर थ्रू द हेल्प ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, यानी फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड. ओके, तो ये चीज़ें हैं जो रोबोट्स के साथ ये ऑप्शंस बनते हैं रोबोटिक सर्जरी डिवाइस के लिए. अच्छा इन्फॉर्मेशन है. अगर यू विल राइट इन योर आंसर राइटिंग तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स. अब बात होती है नैनो रोबोट्स और नैनोबोट्स के बारे में. तो सेकंड डायमेंशन पे बात करते हैं. सेकंड डायमेंशन जो नैनो रोबोट्स और नैनोबोट्स हैं, ये क्या करते हैं? सुनना. ये टाइनी रोबोट्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है. बहुत छोटे आकार के रोबोट होते हैं, टाइनी रोबोट्स होते हैं. दे पेनिट्रेट इनसाइड योर बॉडी. आपने अपनी बॉडी में पेनिट्रेट करा दिया, किसी की बॉडी में पेनिट्रेट करा दिया. ये क्या करते हैं? बॉडी की पूरी स्क्रीनिंग करते हैं, है ना. दे डू द इंटायर स्क्रीनिंग ऑफ बॉडी. आपकी पूरी बॉडी को चेक करते हैं और बॉडी में होने वाली अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज है तो उसको डिटेक्ट करते हैं. आपकी बॉडी पर कोई एबनॉर्मेलिटीज हो रही है तो उसको वो डिटेक्ट करते हैं. ये आपको मिलता है यहाँ पर इस केस में. ओके, सो टाइनी रोबोट्स और दे आर डूइंग दिस स्क्रीनिंग ऑफ ऑल इंटायर थिंग्स, जो यहाँ पे मिलता है. ठीक है, ये हो गया टाइनी रोबोट्स. अब सुनो, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. इवन मैंने पीछे भी बोला था इन द केस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि अगर कहीं आर्टरीज वगैरह में कोई क्लॉटिंग है तो दे कैन क्लीन देम ऑल्सो. तो इससे द पर्सन हु इज सफरिंग विद हार्ट अटैक टाइप ऑफ प्रॉब्लम ना, तो इट कैन ऑल्सो रिजॉल्व. ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पर हार्ट पेशेंट वगैरह के क्लॉटिंग वगैरह को भी इन टाइनी रोबोट्स की मदद से हम क्लीन कर सकते हैं. गॉट इट. तो ये भी एक ऑप्शन है जो यहाँ पर बनता है. अब अगला ऑप्शन है प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स. बायोनिक मैन क्या होता है? देखो ऐसा है कि रोबोटिक आर्म्स आप बना सकते हैं. गॉट इट. जैसे प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स का मेरा कहने का मतलब है आप रोबोटिक आर्म्स बना सकते हैं. आप रोबोटिक आर्म्स बना सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं? रोबोटिक आर्म्स बना सकते हैं. ओके, और जो रोबोटिक आर्म्स आप बना सकते हैं इसमें होता क्या है? सुनना. ये जो प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स हैं, ओके, ये जो प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे एक तरह के रोबोटिक आर्म्स बना सकते हैं. जैसे मान लो किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो ये रोबोटिक हैंड, रोबोटिक लेग्स, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं. इवन बायोनिक मैन एक तरह का बायो रोबोट भी है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ. ये एक तरह का बायो रोबोट्स भी है. एक ऐसा रोबोट जो पूरा बायोलॉजिकली विथ ऑल द प्रोस्थेटिक पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ओके बना है. तो बायोनिक मैन को अगर मैं बोलूँ तो मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ, ये एक ऐसा रोबोट है, बायोनिक मैन एक ऐसा रोबोट है विच हैव अ रोबोट which have all prosthetic part of human body. यानी ये पूरे प्रोस्थेटिक पार्ट जो होता है, मतलब जैसे किडनी, आईज, ईयर्स, सब कुछ मशीन का बना हुआ है और सब कुछ वैसा ही काम करता है जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गन काम करते हैं. जैसे आपकी बॉडी के अंदर हार्ट है तो हार्ट का काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड. तो आपका तो नेचुरल हार्ट है ना, इसके अंदर जो होता है मशीन वाला होता है, वो भी पंपिंग ऑफ हार्ट करता है. आपकी बॉडी में जो कॉकलिया होता है कान में, वो नेचुरल कॉकलिया है, इट्स हेल्प अस इन द हियरिंग, सुनने में मदद करता है. वैसे एक मशीन का कॉकलिया होगा, वो भी वही काम करेगा. आपकी बॉडी में किडनी होता है, वो नेचुरल किडनी है, दैट इन्वॉल्व इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. वैसे ही ये एक आर्टिफिशियल मशीन किडनी है, ये भी आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन करेगा. तो मतलब ये पूरा का पूरा प्रोस्थेटिक पार्ट जो है, मतलब आर्टिफिशियल टाइप की मशीन्स, एक तरह के रोबोट्स होते हैं. ये बायोनिक मैन है.
जो बनाए गए। तो बायोनिक मैन एक प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स हुए असल में 1970s के आसपास, आई एम नॉट श्योर 60s 70s के आसपास एक एपिसोड आया था अमेरिका में $6 मिलियन मैन के नाम से। एक एपिसोड आया था $6 मिलियन मैन के नाम से। किस नाम से था? $6 मिलियन मैन। एक कंपनी है, उसका नाम है रेक्स बायोनिक लिमिटेड। जब आप पढ़ोगे बुक तो उसमें लिखा भी है रेक्स बायोनिक लिमिटेड। इस कंपनी ने एक ऐसा बायोनिक मैन बनाया था जिसके ऑल प्रोस्थेटिक पार्ट्स ह्यूमन बॉडी वाले थे। अगर इंटरनेट खुला तो मैं आपको दिखाता हूं। बायोनिक मैन रेक्स बायोनिक लिमिटेड, बायोनिक मैन रेक्स बायोनिक लिमिटेड एक कंपनी है। रेक्स बायोनिक लिमिटेड इसने बनाया था और आप अगर देखोगे तो आपको दिख भी जाएगा। ये रेक्स बायोनिक वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल बायोनिक मैन है। ये देखो, इसके पूरे के पूरे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ज्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट में इसको खींचूंगा, इसमें सारी चीजें वैसी दिख रही हैं जो आप देख सकते हैं। ये देखो, ये पूरा इंटायर स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये पूरा आपको जिस कंपनी का जो मालिक है, सीईओ है, उसकी का फेस लगाया गया, पर इट्स ऑल इंटायर बॉडी पार्ट जो आपको किसका दिख रहा है। आप देखो, इसी का, ये उसका सीईओ है, उसी का फेस भी लगा है। रेक्स बायोनिक लिमिटेड ये एक बायोनिक मैन है और इसके सारे के सारी बॉडी पार्ट्स हैं। ये देखो, ये सारे के सारे वैसी हैं जैसे कि आपकी बॉडी में होते हैं, ठीक, A to Z। वीडियो नहीं दिखा रहा, सिर्फ आप इन पिक्चर्स को देखना, ठीक है। मेरे ख्याल से हो गया जो मुझे समझाना था, ठीक है। इस पिक्चर से आप समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट के वीडियोस चलाने कोई लॉजिक नहीं, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया, अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, 5 मिनट का वीडियो देख लेना, ठीक है। सैकड़ों तरह के रोबोट्स हैं, कितने रोबोट्स मैं दिखाऊंगा, है ना। एक रोबोट जो 1 घंटे का टॉपिक है उसको मैं 10 घंटे खत्म करूंगा, फालतू काम है, जो उसका कोई लॉजिक नहीं है, क्वेश्चन आता नहीं है, एक क्वेश्चन एक आध मेंस में आता है बस, ठीक है। तो रेक्स बायोनिक लिमिटेड है, थोड़ा सा ध्यान रखना जिसने ये बनाया है। साइबॉर्ग मैं आगे बताऊंगा, रुक जाओ, जिसमें बॉडी के न्यूरॉन से जोड़ते हैं, जैसे स्पाइडरमैन 2 डॉक्टर ऑक्टोपस, वो किताब में है, वेट करो अभी। एंड द टॉपिक आई डिस्कस इन मिसलेनियस, उसको बोलते हैं साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। ये समझ में आया बायोनिक मैन, ठीक है। आपने छोटा सा एक झलक सा देख लिया फोटो, उससे आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो दिस इज द इंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द रोबोटिक्स इन मेडिकल सेक्टर, जो आपको याद रखना है, ओके। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है चैलेंजेस इन रोबोटिक्स। रोबोट्स को लेके भारत में किस तरह के चैलेंजेस हैं, थोड़ा इस पे बात करते हैं, ओके। रोबोट्स को लेके किस तरह के चैलेंजेस हैं। देखो, 3-4 मेन चैलेंजेस हैं एक्चुअल में भारत के रेफरेंस में। सो चैलेंजेस ऑफ रोबोटिक्स, रोबोट्स को लेके कौन कौन से चैलेंजेस हैं। पहली चैलेंज तो मैं ये कह सकता हूं, प्रोक्योरमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। प्रोक्योरमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रोक्योरमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। पहला चैलेंज है प्रोक्योरमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी जो रोबोट्स के बॉडी पार्ट्स जो आप लेते हैं, है ना, उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम ज़्यादा बनाते नहीं, तो उसको लेना बाहर से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड वन, अगर हम रोबोट्स के बारे में देखें, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से कहने का मतलब है कि बहुत सारे डिसिप्लिन मिलाकर रोबोट की स्टडी होती है। जैसे रोबोट एक मशीन है, और मशीन का मतलब हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीन का मतलब हो गया दिस इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो पहला मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और ये हो गया एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, द वन। सेकंड, अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद, तो इसमें बैटरी या पावर होता है, तो आप इसे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, ओके।
दूसरा, रोबोट्स में एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है, और प्रोग्रामिंग होता है तो आप इसे कंप्यूटर साइंस कह सकते हैं, गॉट इट, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसमें सेंसर्स वगैरह होते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन की बॉडी के अंदर होते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। तो एक रोबोट्स को समझने के लिए 4 सब्जेक्ट्स तो आई ऑलरेडी मेंशन इन फ्रंट ऑफ यू, और इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स। तो अगर ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ह्यूमन बायोलॉजी, तो आपको ये साफ साफ दिखता है, आपको ये साफ साफ दिखता है कि दीज ऑल आर वेरियस चैलेंजेस इन रोबोटिक्स। ठीक है, दीज ऑल आर वेरियस चैलेंजेस इन रोबोटिक्स। इसके अलावा स्किल फैकल्टीज़ वगैरह की जो दिक्कत है, स्किल्ड फैकल्टीज़ या टीचर्स, इन सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले असल में है ही नहीं। ठीक है, इवन देखो तो फैकल्टीज़ ही नहीं है इंडिया में टीचर्स पढ़ाने वाले किसी भी डिसिप्लिन में, क्योंकि हम लोग कभी भी अध्यापक नहीं बनाते अपने बच्चों को। ठीक है ना, हम सब अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बनाते हैं, पर कभी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को एक अच्छा अध्यापक बनाना पसंद नहीं करता। तो कहीं ना कहीं समाज से भी जो अध्यापक है वो बाइकआउट है पूरी तरह से। इसलिए आप लोगों को कभी भी भारत जैसे कंट्री में अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो भी आ गए आपको समझ आए आए, नहीं आए नहीं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, वही पढ़ना पड़ेगा, है ही नहीं कोई। ओके, चलेगा। हाँ, अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छा IAS मिलेगा, क्योंकि इनको घर में बनाया जाता है ना, जिनके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, तैयारियां करते हैं। स्किल फैकल्टीज़ के अलावा यहाँ पे एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में रोबोटिक्स जो है इट्स नॉट टीच एज अ सब्जेक्ट, है ना, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ AI। ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ AI है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ AI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। सो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ AI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, गॉट इट। यानी कहने का मतलब है भारत में कभी भी रोबोटिक्स को एज ए इंजीनियरिंग विषय लिया ही नहीं है। रोबोट्स आता है AI के अंदर, AI आता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। बताओ कितना बेचारा हो गया रोबोट्स, रोबोट इटसेल्फ नॉट बीइंग एज अ रोबोटिक इंजीनियरिंग। तो ये भी एक भारत जैसे कंट्री के लिए रोबोट्स में किस तरह के चैलेंजेस हैं। अगर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन UPSC मेंस क्वेश्चन पेपर, आप देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू मस्ट हैव टू राइट दिस टाइप ऑफ ऑप्शन इन योर आंसर राइटिंग। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पर हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इंडिया टाइप के कंट्रीज में रोबोटिक्स को लेके किस तरह के एडवांसमेंट हुए हैं, यानी व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया स्पेशली रिगार्डिंग द रोबोटिक सेक्टर, है ना। सो एडवांसमेंट इन इंडिया, भारत में किस तरह के विकास हुए हैं, एडवांसमेंट इन इंडिया। सो एडवांसमेंट इन इंडिया, सो भारत में रोबोट्स को लेके किस तरह के एडवांसमेंट हुए हैं, एडवांसमेंट इन इंडिया, है ना। भारत में किस तरह के एडवांसमेंट हुए हैं, इस पे बात कर लेते हैं। ओके, इंडिया के एडवांसमेंट। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, भारत में एक स्पेसिफिक पॉलिसी लाई गई जिसका नाम है NISTP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ठीक है ना, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ये जो पॉलिसी लाई गई एक्चुअल में इंडिया में, इसका मेन इनिशिएटिव यही था कि इंडिया में रोबोटिक सेक्टर पे कुछ काम किया जाए। ओके, रोबोटिक सेक्टर में काम किया जाए, और इसमें अलग अलग ईयर को अलग अलग सेक्टर में काम करने के लिए प्रमोट किया गया। जैसे मेरे पास जो डेटा है वो ऐसा बोला गया कि 2013 से 14 में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिफरेंट तरह के रोबोट्स बनाए जाएंगे। तो बोला गया चलो एग्रीकल्चर रोबोट। फिर बोला गया 13 से 17 में ऐसे रोबोट बनाए जाएंगे जो एल्डरली एज के लोग होंगे, उनकी हेल्प करने के लिए। 2013 से 17 के बीच में जो एल्डरली एज लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए। 2013 से 20 में बोला गया भाई इंडिया में नैनो रोबोट्स को लेकर रिसर्च चलेगा। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग ईयर्स को अलग अलग टारगेट बनाए गए, पर इतने सारे ईयर्स और इतने सारे टारगेट्स याद नहीं हो सकते हैं। बाई 2017 तक
मेडिकल रोबोट्स में। और ऐसे हम लोग कभी भी मेंस की प्रिपरेशन में इस तरह के ईयर और इस तरह के टारगेट कभी याद भी नहीं रखते हैं, होशियारी कर दें। जैसे बाई 2035 तक हम लोग क्या करेंगे, बैटल फील्ड में रोबोटिक सोल्जर को ले जाने की बात हो रही है। रोबोटिक सोल्जर को आप युद्ध के लिए ले जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे कौन याद रखता है 13 से 14, 13 से 17, बोला डिफरेंट ईयर्स इंडिया मेड अ टारगेट, है ना, टू इंट्रोड्यूस रोबोटिक्स इन वेरियस डिसिप्लिन, जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में रोबोट लाएंगे, भाई ऐसे ही हो गया। बुजुर्गों की मदद करने के लिए रोबोट्स लाएंगे, जहां पर घर की सफाई करने वाले के लिए रोबोट्स लाएंगे, है ना। इवन बैटल फील्ड में रोबोटिक सोल्जर को ले जाएंगे, ऐसे करके लिखा जाता है। ये कौन याद रखता है, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन में जो लोग फैक्ट रट के जाते हैं वो कभी यूपीएससी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि फैक्ट इतना होता है जो आप कभी कंबाइन कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ जनरल कंसेप्ट बना के जाइए, ठीक है। जनरल कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आप किसी फैक्ट को कह ही नहीं सकते कि वो आएगा। और इतना बड़ा सिलेबस है जिस एग्जाम का, जिसका कोई सिलेबस ही नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत सिलेबस है तो क्वेश्चन पेपर वहां से आता भी नहीं है, तो उस एग्जाम को तो आप कभी भी कंपाइल कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ये एक हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ये एक एडवांसमेंट में चल रहा है भारत में, इंडिया में रोबोट्स को लेके क्या क्या चीजें हुई हैं। इवन इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जिसको हम कहते हैं एक्यूट इज द फर्स्ट, इट इज फर्स्ट इंडिजिनस humanoid robot. It is the first indigenous humanoid robot. ये भारत में बना हुआ पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है एक्यूट। एक और रोबोट है जिसका नाम है मानव के बारे में बात बता दूं, ये एक कंपनी है दिल्ली की जिसका नाम है एसेट। इसने ये रोबोट बनाया है, एसेट कंपनी ने, नाम नहीं याद है उस बंदे का, ओके, दिवाकर वैश आई थिंक, ओके, बट द नेम ऑफ पर्सन इज नॉट रिकॉर्ड। उसने, उसकी कंपनी है दिल्ली बेस्ड, दैट इज एसेट कंपनी। उसने मानव रोबोट को बनाया, एंड मानव रोबोट इज व्हाट, इट्स अ फर्स्ट इंटायर 3D रोबोट्स। इट इज फर्स्ट इंटायर 3D रोबोट्स, है ना। इट इज अ फर्स्ट इंटायर 3D रोबोट्स ऑफ इंडिया। तो भारत का जो पहला 3D रोबोट्स है उसका नाम है मानव, है ना। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज द 3D? 3D एक्चुअल में एक प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर। उस 3D प्रिंटर में आप किसी वस्तु को बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स। मिसलेनियस टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। जैसे अगर मैं इस कप को बनाना चाहूँ तो इसको 3D प्रिंटर से बना सकता हूँ, और ये एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है, ठीक है ना। इसी तरह 3D प्रिंटर में क्या है कि आपने रोबोट्स के छोटे छोटे पार्ट्स निकाले, बनाए, और सबको जोड़कर एक प्रॉपर 3D रोबोट्स बनाए। तो 3D के रोबोट्स से, 3D के प्रिंटर से जो पार्ट्स निकाले उसके असेंबल करके जो रोबोट बना, दैट इज कॉल्ड 3D रोबोट। उसका नाम है मानव, गॉट इट, उसका नाम है मानव। इसके अलावा और हम लोग चलते हैं मानव के अलावा, ओके, और भी बहुत सारे रोबोट्स हैं। जैसे एक तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था दक्ष, जब वी पीपल डिस्कस्ड अबाउट द डिफेंस, यू रिमेंबर दक्ष? तो उसके बारे में दोबारा नहीं बात करेंगे। दक्ष जो हमने मिलिट्री रोबोट बनाया था इंडिया में, जो सीढ़ियां भी चढ़ता है, सोल्जर्स की हेल्प भी करता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, तो दैट वी ऑलरेडी हैव सीन। इसके अलावा आपको बताऊं कि भारत में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप किया गया, सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड मैकेनोट्रॉनिक्स। सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड मैकेनोट्रॉनिक्स, सेंटर फॉर रोबोटिक्स मैकेनोट्रॉनिक्स, ये पड़ता है बच्चों कानपुर में। ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में सेटअप किया गया स्पेशली फॉर रोबोटिक रिसर्च, ओके। इसके अलावा वेरियस IITs आर ऑफरिंग कोर्सेस, है ना। वेरियस IITs आर ऑफरिंग कोर्सेस ऑन AI, और AI के अंदर जो इंटीग्रल पार्ट है वो है रोबोट्स। तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है भाई, इस लेवल पर भी काम चल रहा है। केयर करके एक इंस्टीट्यूशन है जो आप लोगों ने पीछे देखा था, याद आ रहा है, DRDO के अंदर, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है चतुर रोबोट। नाम से ही कह रहा है कि ये बड़ा कनिंग रोबोट है, चतुर, है ना। तो ये बड़ा कनिंग रोबोट है, इंटेलिजेंट रोबोट है,
और इसके एरिया, इसके जो भी क्षेत्र में कोई आता है तो उसको ये वॉच कर सकता है। मतलब ये कह लो कि एक सीसीटीवी समझो, गॉट इट, एक काइंड ऑफ सीसीटीवी टाइप का। केयर, चतुर, यहाँ पे जितने रट सकते हो रटो, मैंने पहले भी बोला है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी और आईआईटी कानपुर, अल्स्टर यूनिवर्सिटी और आईआईटी कानपुर, इनकी जो टीम है ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। और ये जो टीम मिलके काम कर रही है ना, अल्स्टर यूनिवर्सिटी और आईआईटी कानपुर की टीम, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, ये जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं, गॉट इट, फिजिकली डिसेबल पीपल है ना, हाथ पैर वगैरह, उनके लिए डिफरेंट तरह के बॉडी पार्ट्स बना रही है, क्योंकि हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है। पता नहीं बॉडी का कौन से पार्ट में कहाँ प्रॉब्लम आ गई, तो दे आर डेवलपिंग बॉडी पार्ट्स, रोबोटिक आर्म्स कह सकते हो दोबारा फिर, जो फिजिकली डिसेबल पीपल है उनके बॉडी पार्ट्स, यानी रोबोटिक, दे आर डेवलपिंग द रोबोटिक आर्म्स, ठीक है, दे आर डेवलपिंग रोबोटिक आर्म्स, सो दे आर डेवलपिंग रोबोटिक आर्म्स। और यहीं पर अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े इंडिया एडवांसमेंट में, तो जो भारत में हुई पहली रोबोटिक सर्जरी है, लिखना चाहिए मेंस में, इट विल गिव यू गुड मार्क्स, ओके, जो अराउंड 2010-11 में हुई थी, एंड द नेम ऑफ डिजीज वाज माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मसल एट्रोफी हो जाती है, मसल्स वीकनेस हो जाते हैं, और सीवियर केसेस में ये आपकी डेथ तक ले सकता है। इस बीमारी में एक ग्लैंड होता है जिससे हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड, उस थाइमस ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है, इसी थाइमस ग्लैंड को काट के बॉडी से बाहर किया जाता है, इसी थाइमस ग्लैंड को काट के बॉडी से बाहर किया जाता है, एंड रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड इज कॉल्ड थाइमेक्टोमी, थाइमेक्टोमी, इसी रिमूवल को हम लोग कहते हैं थाइमेक्टोमी, ओके, वी आर कॉलिंग देम एज अ थाइमेक्टोमी। और ये जो रोबोटिक ऑपरेशन भारत में पहला हुआ, ये 2010-11 में कहाँ हुआ, एम्स न्यू दिल्ली, ये कहाँ हुआ, एम्स न्यू दिल्ली, ओके, ये हुआ एम्स न्यू दिल्ली में, गॉट इट, सो थाइमेक्टोमी। अब ये इतनी सारी चीजें यू मस्ट हैव टू राइट इन योर आंसर्स। एक और है मेरे पास एग्जांपल्स, अहमदाबाद की एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रिडबोर्ड्स, है ना, अहमदाबाद की एक कंपनी है ग्रिडबोर्ड, इसने भी एक रोबोट बनाया, इसका नाम है रोबोग्रेड, और ये क्या करता है, घर की सफाई करता है और घर में घुसने वाले लोगों पे नजर रखता है, सो क्लीनिंग ऑफ हाउस और आई ऑन इंट्रूडर्स, आई ऑन इंट्रूडर्स, घुसने वाले लोगों पे नजर रखता है, सो क्लीनिंग ऑफ हाउस एंड आई ऑन इंट्रूडर्स, घर की सफाई करता है और नजर रखता है, आई ऑन इंट्रूडर्स, सो क्लीनिंग ऑफ आइस, आई ऑन इंट्रूडर्स, ये हो गए आपके पूरे के पूरे रोबोट्स। हाँ, मैकेट्रॉनिक्स इंस्टीट्यूशन का नाम है, और मैकेट्रॉनिक्स जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग होती है उसके लिए टर्म का यूज किया जाता है। डन। देखो एक दो रोबोट्स और थोड़ा मिसलेनियस में बता देते हैं। एक रोबोट है, इसका नाम है मित्रा, मित्रा, अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो शायद याद होगा, जब एक एग्जीबिशन होता है नॉट रिमेंबर जीएस करके 2017 में, तो उसे लाया जाता है जस्ट फॉर ग्रीटिंग पर्पसेस, मतलब स्वागत पर्पस के लिए, टू ग्रीट इवांका ट्रम्प और नरेंद्र मोदी, गॉट इट। तो वहाँ पर उसको लाया गया था, कुछ नहीं था, उसको बस टच करना था और वो जस्ट जाके जस्ट टू वेलकम टू नरेंद्र मोदी जी, वेलकम टू इवांका ट्रम्प, ऐसा कुछ वो बोलता है, गॉट इट। वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, कुछ ऐसा है नहीं। उसका नाम था मित्रा, क्या नाम था, मित्रा। मित्रा के बहुत सारे वर्जन्स हैं, मित्रा 1, मित्रा 2, गॉट इट, बहुत सारे वर्जन है, मित्रा 1, मित्रा 2, ठीक है।
तो ये ग्रीट पर्पस के लिए इसका यूज़ किया गया। हॉस्पिटल्स वगैरह में आप जाते हैं, कहीं किसी होटल्स में जाते हैं, तो आपके वेलकम के लिए गेट पे खड़ा रहेगा कुछ इस तरीका। किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं कुछ इस तरीके का। तो दस फॉर द ग्रीटिंग पर्पसेस मित्रा को बनाया गया। मित्रा 1 मित्रा 2 करके कही है। एक और रोबोट है, दैट नेम इज शालू। शालू ये घर के सारे कचड़ों से बना है, घर के सारे कचड़ों से बना है, ठीक है। और शालू कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस ऑल्सो, मेनी लैंग्वेजेस ऑल्सो। एक मुंबई में कोई याद नहीं आ रहा है, कोई स्कूल वगैरह किसका है, ये बंदा जो आईटी मुंबई का है, दिनेश पटेल करके उस बंदे का नाम है, उसी ने इस रोबोट को बनाया था। दिनेश पटेल, आई थिंक द नेम इज राइट। रहने वाला कहीं जौनपुर उत्तर प्रदेश साइड का है, और ये इस समय कोई सेंट्रल स्कूल है, गॉट इट, मुंबई में, वहीं पे टीचर है। उसने जो घर के कचड़े होते ना, उन कचड़ों से शालू रोबोट्स को बनाया था। और शालू रोबोट एक ऐसा रोबोट है जो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है, और ये टीचिंग भी करता है, टीचिंग भी करता है। जब कोविड चल रहा था उस समय शालू ने बहुत सारे मैसेज भी दिए थे, है ना, वो क्या कहते हैं, वो हाथ लगातार मतलब वो करते रहो, सैनिटाइज करते रहो, इस तरह के मैसेज भी उसने दिए थे और लोगों को जागरूक भी किया था। शालू की क्लासेस हैं जो आप गूगल पे चाहें तो जाके देख सकते हैं, बहुत सारी हैं। और शालू में सिर्फ बॉडी का सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट बनाया गया है, गॉट इट, सिर्फ ऊपर वाला ही पार्ट है। तो ये है शालू के बारे में। कुछ फोटोग्राफ दिखा दूंगा, वीडियोस पे नहीं जाऊंगा, फालतू में टाइम लॉस होगा। तो ये आप कुछ पिक्चर्स देख लीजिए, पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गॉट इट। वीडियोस आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद चाह के देख लीजिएगा, गॉट इट। ये है, यहाँ पे बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। मुंबई टीचर हैज डेवलप अ ह्यूमनॉइड रोबोट, दिनेश कुमार पटेल, और ये घर के कचड़ों से बना रोबोट है। इसको आप सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट भी कह सकते हैं, है ना। यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट। बहुत सारे हैं, आप यूट्यूब ये देखो, ये बहुत सारी है। यहाँ पे कुछ ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जस्ट फॉर द क्वेश्चन आंसरिंग, ये एंड इवन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो। और लैंग्वेजेस में भी नॉट ओनली द इंडियन लैंग्वेजेस, इवन इट कैन ऑल्सो टॉक टू इन फॉरेन लैंग्वेजेस। ओके एवरीवन, तो ये कुछ ऐसा है। हो सकता है ये कार्डबोर्ड्स वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, घर के बॉटल वगैरह से बनाए गए, तो ये कुछ ऐसा ही है, गॉट इट। इसके बाद एक और आपको फोटो ही मैं दिखाऊंगा, आई विल नॉट गो ऑन वीडियोज एंड ऑल, ठीक है, क्लास में उसी की जरूरत है नहीं। मित्रा के बारे में, मित्रा की एक फोटो दिखा देता हूं। मित्रा रोबोट, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा एक रोबोट है, गॉट इट। इसमें आप देख सकते हैं यह हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और ये इवंका ट्रम्प, और ये बीच में एक रोबोट है जिसका नाम क्या है, दैट इज मित्रा। करते कुछ नहीं हो, जस्ट गो एंड टच देम एंड द लेडी विल ऑल्सो गो एंड टच देम, है ना। जिसके इसको आप टच करोगे इसमें से आपका वेलकम निकलता है ना, जस्ट फॉर ग्रीटिंग पर्पसेस, आपका स्वागत है। हाँ सर, है जैसे नहीं, आप बाहर किसी शादी वादी में जाओ तो स्टैचू टाइप का एक होता है, पगड़ी वड़ी पहन के नमस्ते, अजीब सा है ना, मतलब ऐसा कुछ, तो कुछ ऐसे ही समझो वेलकम, है ना, कुछ ऐसा इस टाइप का, ठीक है। मतलब इन सब पर्पस के लिए यू पीपल कैन यूज देम, ठीक है। व्योमित्रा क्यों नहीं लिख सकते, व्योमित्रा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, व्योमित्रा भी आ जाएगा भाई। व्योमित्रा क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली व्योमित्रा भी आएगा, ओके। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते कि गगनयान मिशन के लिए इंडिया। और सुनो, व्योमित्रा तो एक बार मैंने एक स्टेट पीसीएस में देखा था, एमपीपीएससी में 2020 के आसपास, 20-21 उन्होंने पूछा व्योमित्रा किसने बनाया है। भैया इसरो बनाया और कौन बनाया है। जब मैं गगनयान बताता हूँ उस समय मैं व्योमित्रा बताता हूँ किसने बनाया है। कौन बनाएगा, इसरो बनाएगा और क्या बनाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में एक बार आ चुके हैं। देखिए छोटे छोटे से रोबोट से एक बार नाम तो बता ही देने दो, ओके एवरीवन, ठीक है। एक और देख लेते हैं, दैट इज सोफिया। सोफिया के बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो आपको मिल जाएंगे वायरल। और कोलकाता में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई वो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर सोफिया है, ओके। वहाँ लाया गया था उसको और उसकी पूरी ग्रीटिंग आरती वारती की गई थी प्रॉपर तरीके से। लंबा वीडियो 8-10 मिनट का है ना, रिपब्लिक इंडिया वाला वो वीडियो है जो आपको दिख जाएगा व्हेन यू गो। सो सोफिया के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ, ठीक है। सुनो,
सोफिया इज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट, जस्ट लाइक शालू, शालू इज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट ना, ऐसे ही सोफिया भी है, गॉट इट। सो सोफिया इज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट। ये इतना मतलब कॉमन हो चुका है कि आई डोंट थिंक सो सोफिया क्वेश्चन बनना चाहिए। ओके, आई डोंट थिंक सो एनी क्वेश्चन यूपीएससी विल आस्क ऑन सोफिया। अब इस पीसीएस वीसीएस के भले क्वेश्चन बन जाए, ये एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसलिए इट इज अ सोशल ह्यूमनॉइड का मतलब आई थिंक एवरीबॉडी नो ह्यूमन लाइक। सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है यानी ह्यूमन लाइक रोबोट्स। ओके, इट इज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट। दूसरी चीज सुनना जरा सोफिया में, तो वन, इट इज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट। देखो जो सोफिया है इसको हांगकांग की एक कंपनी है दैट इज अ हैंसन रोबोटिक्स, उसने डेवलप किया है। सो हांगकांग बेस्ड कंपनी दैट इज हैंसन रोबोटिक्स, है ना, इसको बनाया किसने? हांगकांग की कंपनी दैट इज हैंसन रोबोटिक्स। सो हांगकांग कंपनी हैंसन रोबोटिक्स हैज डेवलप्ड इट, ठीक है ना, इसने इसका फॉर्मेशन किया। और बताऊं, इसको सऊदी अरबिया का सिटीजनशिप दिया गया, ठीक है, सिटीजनशिप दिया गया। दुनिया में पहली बार किसी रोबोट्स को नागरिकता दी गई, है ना, और वो था सोफिया। और जिस कंट्री ने दिया उस कंट्री का नाम है सऊदी अरब, है ना, सऊदी अरबिया। ओके, सऊदी अरबिया। देखो सोफिया जो है इसमें एक मॉडल बोल लो या एक्ट्रेस बोल दो, उसका फेस यूज किया गया है और उसका नाम है ऑड्रे हेबन। उसका नाम है ऑड्रे हेबन। एक मॉडल बोल लो या एक्ट्रेस बोल लो, आई थिंक शी इज फ्रॉम यूएस, ये यूएस की है, ठीक है। सो ऑड्रे हेबन यहां पर है, गॉट इट, ऑड्रे हेबन, AUDREYHEPBURN, ऑड्रे हेबन। और आगे चलते हैं, ठीक है, ऑड्रे हेबन, फाइन। जो सोफिया है इसमें यहां पर आपको एक कैमरा मिल जाएगा इस साइड, ओके। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, सोफिया को जब पहली बार लाया गया, सो इट हैज डन टोटल 62 टाइप्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। जैसे व्हेनेवर पीपल आर टॉकिंग ना, तो डिफरेंट डिफरेंट मूड में हम सबके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता है। नहीं, जब गुस्सा में जाता है अजीब सा दिखता तो लोग घूर घूर के, है ना, चीट दूंगा मैं भी, है ना, तो वही जैसे अजीब अजीब टाइप का मैं बनाता हूँ चेहरा कभी कभी अलग अलग मोड में। तो सोफिया भी एकदम रियल टाइप का लगेगा, जैसी बात करेगा सॉरी करेगी वैसे फेस एक्सप्रेशन भी होगा। तो पहली बार जब ये लाया गया तो देयर वाज टोटल 62 टाइप्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन भी गया, एकदम जीता जागता लगता था। जिससे बात करेगा उसकी आई कांटेक्ट करेगा, सॉरी करेगी, है ना। अब वो देख लेना मशीन है, अब नाम लड़की का रख दिए तो अब क्या बताएं, है ना, चलेगा। तो ये करेगा करेगी। और दूसरी बात, इनमें पूरा का पूरा ना गूगल क्रोम लगा हुआ है। गूगल क्रोम मतलब जैसे कंप्यूटर पर गूगल क्रोम होता है ना, और जो हम बोलते हैं गूगल क्रोम सुनकर भी गूगल सर्च इंजन खोल सकता है, इसमें भी यही होता है। और जब भी आप इसको यूज करते हैं ना, तो ये हमेशा इंटरनेट ऑन होना चाहिए, एंड थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये चीजों को रीड करता है, फिर आपको इन्फॉर्म करता है। एवरीबडी अंडरस्टूड। और जब सोफिया बना था तो सोफिया के 7 सिबलिंग्स भी बने थे, इसके 7 भाई बहन भी बनाए गए थे, और सारे के सारे सिबलिंग्स में इसी ऑड्रे हेबन का चेहरा लगाया गया था, यानी 7 ऑड्रे हेबन बने थे ऐसे कह लो। लेकिन इन सबके अलग अलग नाम है, चार्टिक, फिलिप, आइंस्टाइन, हैम्स, जूनो, ये सब नाम है जिस पे जाने की जरूरत नहीं है। भारत में कई बार इसको लाया भी गया, IIT मुंबई लाया गया, है ना, वहां तो मैं भी इनवाइटेड था, मैं गया नहीं किसी जमाने में, है ना। और इसके अलावा ये क्या नाम है, आप जाओगे तो उसमें मिल जाएगा सोफिया आपको, जो फिलहाल मैं खोलूंगा नहीं, सिर्फ फोटो ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, सोफिया का। वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीजें नेट पे अवेलेबल है, ओके। और ये सारे वीडियोस दिखाने का मतलब नहीं है आप क्लास में, और कोई वीडियो का कोई लेना देना इस यूपीएससी में है नहीं, आप सिर्फ उसका एक कंसेप्ट बना लो बस। जैसे यहाँ मैंने बोला भाई शालू, शालू कोलकाता, सॉरी शालू कह रहा हूँ, रुक जाओ, सोफिया, सोफिया ना, SOPHIA, सोफिया कोलकाता क्वेश्चन आंसर, ऐसा कुछ डाल देता हूँ, है ना, क्वेश्चन आंसर, है ना। ऐसा करता हूँ, आपको सोफिया के बहुत सारे फोटोग्राफ देखो, ये दिख रहा है सोफिया, ये है ना, ये यहाँ पे है ना, ये देखो उसकी आरती की जा रही है, वही मैं कह रहा, देखो
यहाँ पे उसकी आरती वारती की जा रही है, ठीक है। और ये उसके साथ लोग फोटो खिंचा रहे हैं। देखो यहाँ पे कैमरा है गले के पास, है ना, गले के पास। क्या नहीं नहीं सुन समझ आ रहा है क्या है? क्या वीडियो नहीं दिखाऊंगा प्लीज, फालतू बातें, ठीक है, ज्यादा एक्साइट मत कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये नहीं बताऊंगा, ये बहुत अलग चीज है, ठीक है। ये सोफिया के साथ फ्लर्ट हो रहा है, वो भी हुआ था। हाँ ये हुआ है, ये सब चीजें हुई हैं। ये एक फ्लर्ट है जो सोफिया के साथ हो रहा है, देखो इसका एक्सप्रेशन देखो, ठीक है। तो ये सब भी चीजें हैं, क्लास के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीजें बताऊं, फालतू फालतू बात नहीं। तो ये है सोफिया, और ये है वो जगह जहां पर पूरा हुआ था। तो यही है जो हो गया, और क्या, बस खत्म। तो यहाँ पे देखो कुछ छोटे छोटे से इस तरह के मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको करा दिए टू द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। सर सोफिया का यूज कहाँ करेंगे? ऐसा सुनने में आता है सोफिया का सबसे ज्यादा जो यूज है वो नर्सिंग के लिए होगा, है ना। जो बुजुर्ग, जैसे नहीं आप लोग, जब आपके पिताजी माताजी लोग आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, आप लोग इनको छोड़ देंगे, है ना, वृद्धाश्रम में। आप लोग कहेंगे ना पापा मम्मी आपका फर्ज पूरा हो गया, अब आप लोग अपनी जगह जाइए, ठीक है। आज के बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं तुम्हारा ये फर्ज था, तुमने पाला पोसा पैदा किया तो करो। अच्छा, बच्चे आजकल प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं ना, ऐसे तो पैदा करके छोड़ भी सकते थे ना भीख मांगने के लिए। अच्छा, तो वही जब बुजुर्ग हो जाएंगे माँ बाप, जब आप उनको छोड़ देंगे इधर उधर, तो ये सोफिया आएगी और ये आपके माँ बाप का फर्ज निभाएगी, मतलब आपके मतलब बच्चों की तरह का फर्ज निभाएगी और उनकी केयर करेगी। तो एल्डरली एज के लोगों की हेल्प करने के लिए सोफिया को बनाया जा रहा है। बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं जो न्यूज में आ रही हैं। हो गया, समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, चल ही नहीं पाएगा बच्चा, वो इतना ही है, क्या नर्सिंग करेगा।